हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब कोई मस्त मजे में। आज अपन करेंगे इन वन शॉट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पर देख लेंगे आपके एनसीईआरटी के, है ना। और उसके साथ आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे। नोट्स आप साथ में बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं, है ना। तो चलो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म इन वन शॉट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं बैकग्राउंड इस चैप्टर का कि पूरे चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या क्या है। तो पूरे चैप्टर में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, क्या होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक वायर है उसमें से करंट जा रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये भली नए वाले बुक से डिलीट हो गया है ना, लेकिन अपन इसको भी पढ़ेंगे। बायट सावर्ट लॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। इसका अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अपन देखेंगे क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन चल रहा है। एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, सोलोनॉइड टोरोनॉइड पढ़ेंगे, है ना, टोरॉइड। फिर फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, टॉर्क, मैग्नेटिक डायपोल पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डायपोल ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कुल मिला के ये सारे के सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी, सीबीएसई और सीजी बोर्ड के लिए है। मैं फिर से बता दूं कि ये जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं ये पूरे के पूरे आईआईटी जेई और नीट लेवल पर नहीं है। आईआईटी जेई और नीट लेवल के लिए आपको इसके साथ साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको साथ में सॉल्व करने पड़ेंगे जेई मेंस और नीट लेवल के। तो अपन आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, थ्योरी आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। करीबन 2000 साल पहले से अपन को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है और मैग्नेटिज्म के बारे में भी 2000 साल पहले से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 200 ही साल पहले अपन को पता चला कि भैया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो ये भाई साहब ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, इन्होंने एक्सीडेंटली इनको पता चला कि भैया अच्छा, अगर एक वायर में से करंट जा रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कैसे पता चला? क्योंकि जो आपका कंपास था वायर के पास रखा हुआ था वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए अपन को दो चीज चाहिए वेक्टर की, जो आई नो आपको पता होगी लेकिन मैं फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होता है परपेंडिकुलर वाली चीजों को मल्टीप्लाई करने के लिए, दो वेक्टर जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। और डॉट प्रोडक्ट होता है सेम डायरेक्शन वाले को मल्टीप्लाई करने के लिए। डॉट प्रोडक्ट का आपका हमेशा रिजल्ट स्केलर आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा वेक्टर आता है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर मिलेगा, लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर वाले का मल्टीप्लाई। तो उसको ऐसे लिखते हैं ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी कितना होता है? ए बी साइन थीटा। ठीक है क्या? चलो, और अगर ए डॉट बी है तो ए डॉट बी आपका होता है ए बी कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट अगर आपको ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है दो वेक्टर ए और बी, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो अलग है ना। लेकिन उसका काम अभी अपन को यहां पर नहीं है, इसलिए अपन अभी यहां पर नहीं कर रहे। तो अभी तक अपन ने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, चैप्टर अब करेंगे अपन स्टार्ट। सबसे पहले, अच्छा नहीं अभी भी नहीं करेंगे, अभी भी पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसे ही बताएंगे हम अपन। लेकिन अगर मान लो कोई चीज इस प्लेन के बाहर या अंदर आ रही है तो उसको कैसे बताएंगे? मान लो मैंने बोल दिया अप डाउन राइट लेफ्ट, लेकिन अब सामने मतलब निकल रही है इस प्लेन से या इस प्लेन के अंदर जा रही है, तो आप कैसे बताओगे? ऐसे। क्रॉस का मतलब क्या है? इस प्लेन के अंदर ऐसे जा रहा है, ऐसे यहां से ऐसे अंदर जा रहा है। और डॉट का मतलब क्या है? यहां से ऐसे बाहर आ रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन। और क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन। आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सबसे पहला टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अपन को मालूम है भाई कि अगर कोई भी चार्ज है तो उसके आसपास रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो फोर्स लगेगा। तो भाई कौन फोर्स लगाया? तो उस कुछ को अपन ने नाम दे दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भैया अगर एक चार्ज है तो उसके चारों साइड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वैसे ही अगर एक मैग्नेट है, इसके आसपास में कोई भी मैग्नेट या आयरन पीस लाऊं तो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो अपन ने बोला कि भाई किसने फोर्स लगाया? तो अपन ने बोला मैग्नेट के कारण चारों साइड क्या था? मैग्नेटिक फील्ड, जिसने फोर्स लगाया। बात समझ में आई? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फोर्स लगाती है। जैसे चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसको फोर्स लगाएगी, करंट है तो उसको फोर्स लगाएगी। बात समझ में आई? या दूसरा मैग्नेट है तो उसको फोर्स लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट आ जाए तो उसको भी फोर्स लगेगा, या एक वायर जिसमें से करंट जा रहा है तो वो भी मैग्नेट है तो उसमें भी फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अपन डिनोट करते हैं बी से। और उसको वो क्या है? आपका वेक्टर
क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा वो भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी। और इसको ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड को नापने की, टेस्ला, है ना। ये बहुत रिवॉल्यूशनरी आदमी थे जिनके नाम पे ये यूनिट पड़ी है टेस्ला, है ना। अब तो गाड़ी भी है, कंपनीज भी है टेस्ला नाम से, है ना। चलो तो लेकिन ये निकोला टेस्ला, ठीक है, सब जानते ही होंगे, है ना। उन्हीं के नाम से ये मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट मिला है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या एक्चुअल में, अगर अपन डेफिनेशन देखें तो इट इज अ रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट और मूविंग चार्ज वेयर द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट के या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों साइड की जगह जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट किया जा सके उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट है टेस्ला। नोट करने की बात है कि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट वेयर एज मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। क्या बोला है कि अगर एक चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पे है, स्टैटिक है, रेस्ट पे है, अगर एक चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ क्या होगा उसके चारों साइड, लेकिन अगर एक चार्ज चलने लगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसके चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मतलब अगर एक चार्ज चल रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने चारों साइड प्रोड्यूस करता है, जिसको वो हैंस क्रिस्टियन ऑर्सिड ने एक्सीडेंटली देखा था। समझ में आया। तो अगर एक चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर वो चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं कि भैया चलो एक चार्ज पार्टिकल है Q, वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो खुद एक मैग्नेट है। खुद बताओ मेरे को, इधर एक मैग्नेट के पास अगर दूसरा मैग्नेट लेके आए तो फोर्स लगेगा। हाँ। वैसे ही एक बात बताओ, अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है किसी एक मैग्नेट के कारण, अब मैं वहां पर अगर एक वायर ले आऊं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है ये खुद में मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसको फोर्स लगेगा। तो कितना लगेगा, कब लगेगा, ये सब चीज के लिए अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अपन ने क्या देखा कि भैया अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहां इस तरफ आंधी चल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, और इसी साइड अपन ने एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया तो कोई फोर्स नहीं लगा, कुछ नहीं मुड़ा, ना स्पीड चेंज हुई, ना धीरे हुई, ना कम हुई, ना तेज हुई ना धीरे हुई। मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, और कहीं मुड़ा नहीं, मतलब बाकी और किसी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं। मतलब अपन ने देखा कि भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 है तो फोर्स 0। और देखा अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पूरी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की आंधी है और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, है ना, तो अपन ने देखा वो क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है, मतलब उसको फोर्स लगा और मैक्सिमम फोर्स लगा। तो अपन ने देखा अच्छा जब परपेंडिकुलर है तब मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, जब सेम डायरेक्शन में तब फोर्स नहीं लग रहा। फिर अपन ने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया तो फोर्स बढ़ गया, मतलब जो बेंडिंग थी वो बढ़ गई। समझ रहे हो। फिर अपन ने क्या किया, अच्छा ठीक है चलो भैया मैग्नेटिक फील्ड को उतना ही रखा, चार्ज को बढ़ा दिया। पहले मान लो 2 कूलम के चार्ज को फेंका था, तो अब 4 कूलम के चार्ज को फेंका तो बेंडिंग बढ़ गई, मतलब फोर्स बढ़ गया। मतलब अपन को पता चल गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पता चल गया एक्सपेरिमेंट करके। कैसे पता चला, तो अपन को पता चल गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड बढ़ा दी तब भी फोर्स बढ़ गया, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो भी फोर्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो भी बढ़ रहा है, क्यू बढ़ रही है तो भी बढ़ रहा है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए, और ये रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए कि सेम डायरेक्शन में 0, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम, और सेम डायरेक्शन में मिनिमम, 0 मतलब मिनिमम, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन ने जो फोर्स बनाया वो फोर्स का वैल्यू कितना है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको डायरेक्शन भी देगा। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ये फोर्स निकालने के लिए आप एक अपना पाम रूल भी कर सकते हो, V क्रॉस B, आपको मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स V क्रॉस B। लेकिन अगर आप पाम रूल नहीं करना चाहते, राइट हैंड पाम रूल यूज नहीं करना चाहते, तो आप इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो। देखो दिख रहा है ना। आपको अपनी इंडेक्स फिंगर किसके साइड रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड के, और जो आपकी मिडिल फिंगर है इसको कहां पर रखना है, करंट की डायरेक्शन में। तो आपको जो थंब है इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपके ऊपर है, मैं आजकल ये नहीं करता, ये 9th वाले बच्चों को सिखाता हूं, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आप लोग डायरेक्ट भाई क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, V क्रॉस B, ये होगी डायरेक्शन, है ना। तो आपको उतना 3 उंगली ऐसे करके करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप पाम रूल लगा सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जानते हो ना कैसे निकालते हैं। तो मान लो अगर एक पार्टिकल है, वेलोसिटी इधर, B इधर, तो V क्रॉस B कहां फोर्स लगेगा, अंदर,
कहां फोर्स लगेगा? अंदर। तो अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा था तो वो इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि इधर फोर्स लगेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट से जो फॉर्मूला अपन को नींद में भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, फॉर योर जेईई मेंस, नीट, एडवांस, सब चीज के लिए, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अपन कैसे लिखते हैं? क्यू वी बी साइन थीटा। बात समझ में आई? और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो आप बचपन में याद करते थे 10th में, वो भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको पाम रूल यूज करना है V क्रॉस B तो आप वो भी कर सकते हो, है ना? Q इंटू V क्रॉस B, सिंपल तरीके से। आगे बढ़े तो Q V क्रॉस B या Q V B साइन थीटा। द डायरेक्शन ऑफ B इज गिवन बाई पाम रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। If F is perpendicular to both velocity and magnetic field, then नहीं, F is अच्छा बता रहा है कि हाँ, जो ये F है, जो फोर्स प्रोड्यूस होगा क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आता है, दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आता है वो दोनों वेक्टर से क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो हमेशा जो फोर्स लगेगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होगा और करंट से भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई? और मैक्सिमम कब होगा? एक बात और याद रखना है। क्या याद रखना है? F मैक्सिमम होगा एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैक्सिमम कितना होगा? QVB। और F मिनिमम होगा आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तो अपन ने देखा एक चार्ज है Q, है ना, वो V वेलोसिटी से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या फोर्स लग रहा है? अब अपन को बताना है कि अगर एक वायर है, अभी चार्ज नहीं, अब वायर है, वायर में से करंट जा रहा है I, तो उसके कारण भी तो फोर्स लगेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है। तो एक वायर जिसमें से करंट जा रहा है वो खुद मैग्नेट है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा, तो वो कितना लगेगा, कहां लगेगा, ये जानने के लिए अपन करते हैं आगे डेरिवेशन, छोटा सा है। अब देखो यहां पर मैं मान ले रहा हूं ये ए एरिया का वायर है, वायर का एरिया ए है और ये लेंथ है एल। तो यहां पर कितना चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? एन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन है? एन। तो कितना वॉल्यूम हो गया? ए इंटू एल। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? ई। तो ये जो छोटा सा चार्ज है यहां पर डी क्यू, वो आ गया, कितना आ गया? एन ए एल ई। ये वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं तो एफ की वैल्यू हो जाएगी क्यू की जगह एन ए एल ई इंटू वी। वी क्या है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चार्ज जा रहे हैं। किस वेलोसिटी से जा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किससे जा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। एन ई ए वी डी, ये तो देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। क्या क्या होता है? आई। तो बी आई एल, क्या फॉर्मूला बना? बी आई एल। लेकिन अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं बी आई एल, या तो साइन थीटा लिखोगे या फिर लिखोगे एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। क्या लिखोगे? आई एल क्रॉस बी। और एक बात ध्यान रखनी है, आप बोलोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट तो दो वेक्टर का करते हैं, करंट और लेंथ कब से वेक्टर होने लगा? करंट स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है, लेकिन अब लेंथ जब आप बात करो तो एक वायर की जगह फिक्स कर दिए और करंट का डायरेक्शन भी फिक्स कर दिए, तो दोनों को मिला करके वेक्टर माना जाता है। करंट और लेंथ दोनों स्केलर हैं, लेकिन उन दोनों को मिला करके आप क्या मानोगे? वेक्टर। तो आई और एल मिला करके क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो एफ हो गया आपका आई एल क्रॉस बी, ये हो गया एफ फोर्स की डायरेक्शन, या बी आई एल साइन थीटा बिल। ठीक है क्या? तो ये बात मैंने यहां पर लिख भी दी है, करंट एंड लेंथ आर नॉट वेक्टर क्वांटिटी बट टुगेदर वी कंसीडर इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल देखो, अब अभी अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, लास्ट में मैं आपको सारे फॉर्मूलेस भी लिखवा दूंगा और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के थ्योरी बैठेगा नहीं, है ना? कितनी थ्योरी पढ़ लो, कितने ही बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे थ्योरीज जो है वो आपके मस्तिष्क पर बैठेंगी नहीं, आएंगी निकल जाएंगी। ऐसा लगेगा क्वेश्चंस फिर जब करने बैठोगे तब लगेगा बाद में, अगर अभी नहीं किए क्वेश्चंस थ्योरी पढ़ के बाद में करोगे तो फिर लगेगा कि भाई क्या था, कुछ तो था, पढ़े थे थ्योरी, फिर पढ़ना पड़ेगा और वो फंस जाओगे उस चक्रव्यूह में आप,
है ना। तो स्टॉक रिव्यू में नहीं पढ़ना है तो क्वेश्चन साथ ही साथ आपको करने पड़ेंगे। आप एनसीईआरटी से चालू करो ना, एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन जो हैं, सिंपल क्वेश्चन जो हैं, आप वो उठाओ, वो करो। अगर वो बन जाते हैं तो फिर एससी वर्मा उठाओ या कोई अच्छी बुक आप डीसी पांडे उठा लो। जो भी एक बुक से ज्यादा जिंदगी में मत उठाना कभी भी। एक बुक जो भी उठाओगे, एक, हाँ एनसीईआरटी के अलावा एक बुक उठा सकते हो बस, लेकिन एक के अलावा दो खरीद लिए तो बस उसी दिन से आप अपना गड्ढा खोदना चालू कर दिए हो, है ना। चलो, और ये बहुत सोच समझ के मैं बात आपको बोल रहा हूं कि एक से ज्यादा बुक खरीदनी ही नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन में भाई कौन सा कहां से पढ़ेंगे, ये दो क्वेश्चन इससे किए, दो क्वेश्चन इससे, कभी खत्म नहीं होगा। एक के सारे क्वेश्चंस करोगे तो सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट इसके 10 कर लिए इजी, फिर इसके 10 कर लिए, फिर इसके 10 कर लिए, कोई मतलब नहीं है 10 बुक का। एक बुक कोई भी उठा लो, सब अच्छी है, सब अपने आप में बेस्ट है, कोई भी बुक उठा लो और लग जाओ। अब मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, अब अपन ने बोला कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, उसको v रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड में फेंके तो फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लगेगा तो कैसा मोशन होगा, है ना। तो देखो, अपन को मालूम है भैया, मैंने आपको बताया था, कहीं एक ब्लैंक पेज भी खोल के रखना चाहिए था क्या, नोट 5 भी खोल के रखते हैं। देखो, अब मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा है 11th में, आपने पढ़ा है, अगर एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है और उसी डायरेक्शन में फोर्स है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन या तो उसी डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमेशा कैसा मोशन होता था, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई चीज रेस्ट पे है और इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है तब तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, रुका हुआ है तो जहां फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में जाना चालू। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा कि भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, अब अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता था। जैसे मान लो एक्सेलरेशन नीचे है, पार्टिकल को नीचे फेंकूं तो सीधा जाएगा, ऊपर फेंकूं तो ऊपर जाके नीचे आएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंकूं, किसी पर्टिकुलर एंगल पे, अब एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता था 11th में, याद है। चलो, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो गई। तो फोर्स कैसे लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। अब अपन को पढ़ना है कि अगर एक भैया चार्ज पार्टिकल है, क्या पढ़ना है अपन को, कि एक चार्ज पार्टिकल है, अपन को पढ़ना है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, उसको v वेलोसिटी से फेंका किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो इसको फोर्स लगेगा। तो ये कैसे जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, गोल घूमेगा, मुड़ जाएगा, कैसा घूमेगा, ये अपन को जानना है। तो चलो अपन देखना चालू करते हैं। सबसे पहले वापस से आ जाते हैं इसी में, है ना। चलो, अब अगर आप यहां पर देखोगे, सबसे पहला केस है जब v क्या है, b के परपेंडिकुलर। केस नंबर 1 क्या है, v इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर माने थे पूरे क्लास में, आज कहां मानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर, पूरी मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब अगर इधर वेलोसिटी दिए तो क्या होगा, अब देखो स्टार्टिंग में वेलोसिटी इधर है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, v क्रॉस b, q इंटू v क्रॉस b, v इंटू q, सॉरी q इंटू v क्रॉस b, तो v क्रॉस b, इधर फोर्स लगेगा। अब एक पार्टिकल है, जैसे ही हल्का सा ऊपर गया तो इधर फोर्स लगा तो हल्का इधर मुड़ जाएगा। अब क्या होगा, देखो v क्रॉस b, अब फोर्स इधर, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन हमेशा कहां है, परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो फिर अब फोर्स इधर लगेगा तो फिर मुड़ जाएगा, फिर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है तो गोल घूमते जाएगा, गोल घूमते जाएगा, गोल घूमते जाएगा, कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। वी नो दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये अपन को पता है कि फोर्स जो है वो हमेशा क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। यस और नो, जो फोर्स है वो आपका वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है और कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, खाली डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो कैसा पार्टिकल कैसे मूव करेगा, इन अ सर्कुलर पाथ। याद है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस डायरेक्शन बदल रही है और डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी से क्या है, परपेंडिकुलर, तो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो मोशन विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी चीज गोल घूमती है तो एक फोर्स चाहिए होता है, तो यहां पर वो फोर्स कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और किसी भी चीज को गोल घूमने के लिए कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, mv स्क्वायर बाई आर। 11th में पढ़े थे,
जो अलग अलग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे, ये mv स्क्वायर बाई आर ग्रेविटेशन दे रहा है, gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग देते हैं फोर्स, बट सेंट्रीपिटल फोर्स लगता कितना है, रिक्वायर्ड कितना होता है, mv स्क्वायर बाई आर। तो भैया ये फोर्स कितना है, mv स्क्वायर बाई आर। इसको इक्वेट कर दे, इक्वेट कर दे, चलो। तो mv स्क्वायर बाई आर, और ये यहां पर फोर्स कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QVB है। एक v ने एक v को मार दिया, तो यहां से वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा mv बाई QB, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा QBR बाई m। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया mv बाई QB, ठीक है, या v को लिख सकते हो आप QBR बाई m। ठीक है, हाँ, ये वैल्यू रटनी है, याद करनी है, नींद में भी याद होना चाहिए, डायरेक्ट यूज आती है। अगर एक पार्टिकल है, उसको v वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के फेंक दिया, तो जो रेडियस कवर करेगा वो रेडियस कितना होगा, mv बाई QB, mv बाई Q इंटू B। मतलब जितना ज्यादा मास होगा पार्टिकल का, जिस पार्टिकल को आपने फेंका है, चार्ज पार्टिकल को, उसका मास के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा रेडियस लेगा, है ना। फिर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज जितना कम होगा रेडियस उतना ज्यादा, क्योंकि चार्ज कम होगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो कम मुड़ेगा, तो बड़ा सर्कल लेगा। समझ में आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड जितना कम होगा रेडियस उतना ज्यादा। चलो, अब दूसरी चीज निकालनी है, टाइम पीरियड। अब कोई चीज गोल घूम रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो भाई कितनी देर में गोल घूम रही है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड आपका हो जाएगा टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर काटने का जो समय है उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर, और स्पीड कितनी है, QBR बाई m। आर आर कट गया तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m बाई QB। ये क्या हुआ, वेलोसिटी है ही नहीं। अरे वेलोसिटी है क्या फॉर्मूला में, नहीं है। तो एक बात याद रखना कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में गोल घूम रहा है, तो उसकी कितनी ही स्पीड हो, टाइम पीरियड सेम रहेगा, क्योंकि वो बाकी चीजें मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, मास, ये सब चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। मास के ऊपर, चार्ज के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। टी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, याद रखना। अगर एक पार्टिकल को आपने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी अगर आपने फेंका है मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी उसका टाइम पीरियड वही होगा जो आप उसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंको या चाहे 1 लाख मीटर पर सेकंड से फेंको। हाँ, बस अंतर क्या आएगा, देखो आप बोलोगे सर स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगना चाहिए, बट भैया स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है। सरकम समझ में आया, तो टाइम पीरियड सेम रह रहा है, इसीलिए वेलोसिटी ने वेलोसिटी को पैरेबी से मार दिया था। ठीक है, क्या आगे बढ़ते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, बस उसी फॉर्मूला को उल्टा कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और ऐसा यूनिट तो पता होगा, 11th पढ़ के आए हो तुम लोग, कितना होता है, हर्ट्ज। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। चलो, अब नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। अभी क्या था, वेलोसिटी जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, अब परपेंडिकुलर नहीं, कुछ एंगल पे है। तो अपन को मालूम है किसी भी वेक्टर के 2 टुकड़े कर सकते हैं, पता है कि नहीं, पता है ना। चलो, तो अपन ने बोला कि भैया इस वेलोसिटी के 2 टुकड़े कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ v cos थीटा और एक मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर v sin थीटा। कर सकते हैं, एंगल के पास वाला cos थीटा, एंगल के दूर वाला sin थीटा, याद है ना। तो ये v के 2 टुकड़े होंगे, एंगल के पास वाला cos थीटा और एंगल के दूर वाला sin थीटा। तो v cos थीटा और ऊपर वाला हो जाएगा v sin थीटा। तो भैया देखो, ये v के इधर आ गया v cos थीटा, इधर आ गया v sin थीटा। तो टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ v, कंपोनेंट ले लिए। अब देखो, ये v cos थीटा और ये v सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में फोर्स कितना, 0। वेरी गुड। अगर सेम डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, तो फोर्स कितना लगता है, 0, 0। लेकिन हाँ, इस वेलोसिटी के कारण फोर्स लगेगा, यस और नो। चलो, अब देखो, ये वेलोसिटी के कारण, अब ये वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो इस वेलोसिटी के कारण क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, पढ़ लिया अभी अपन। लेकिन एक वेलोसिटी आगे है जिसके कारण फोर्स नहीं है, लेकिन वेलोसिटी तो है, मतलब धीरे धीरे आगे जा रहा है। अब पार्टिकल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, तो जो कैसा मोशन होगा पार्टिकल का जो आपका मोशन होगा वो हेलिकल मोशन होगा, ऐसे कॉइल टाइप आगे जाते जाएगा।
बात समझ में आई? गोल घूम रहा है, वी कॉस वी साइन थीटा, वी साइन थीटा क्या कर रहा है? घुमाने का काम कर रहा है। वी साइन थीटा से चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, लेकिन वी कॉस थीटा आगे लेके जाते जाएगा। समझ में आई? तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा, ठीक है? कैसे चलेगा चार्ज पार्टिकल? यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ऐसे ऊपर बेंड होते गया, लेकिन आगे भी जाते जा रहा है, ऐसे बेंड भी होते जा रहा है और आगे भी जा रहा है। वी साइन थीटा उसको गोल घुमा रहा है और वी कॉस थीटा उसको आगे लेकर के जा रहा है। तो भैया टाइम पीरियड जो है वो तो अभी अपन ने याद किया था, कितना याद किया था? 2 पाई एम बाई क्यू बी किया था। अब 2 पाई एम बाई क्यू इंटू बी, कहीं वेलोसिटी आ रही है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वही बी, मास वही एम, चार्ज वही क्यू, समझ रहे हो? तो इसका भी गोल घूमने का जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होगा। टाइम पीरियड तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई कितना चार्ज फेंका, कितने मास को फेंका। तो एंगल कुछ भी हो, टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी। कहां लिखा है भैया? चलो देखो, ये लिखा हुआ है पूरा, फोर्स ड्यू टू वी कॉस थीटा इज 0 एंड वी साइन थीटा एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, सो फोर्स ड्यू टू वी साइन थीटा विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, चलो तो अब कितना हो गया? नाउ ड्यू टू v sin theta particle will move in a circular path and due to its velocity in direction of b it will move forward with constant velocity। v cos theta के कारण कांस्टेंट स्पीड से आगे आगे जा रहा है और v sin theta के कारण गोल घूम रहा है। ठीक है, अच्छा मेरे को याद दिलाना, ये पीडीएफ जो है ये इस वीडियो के लिंक में डालना है। आप लोगों को मैं बता दूं, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी इस पीडीएफ का लिंक में डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर पाए, है ना? या लास्ट में मैं यहां पर क्यूआर कोड ओपन कर दूंगा, आप स्कैन कर सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में जाकर के आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, जिससे आपको पूरा का पूरा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड थिंग, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो तो अब अपन को क्या देखना है कि कैसा मोशन होगा। आपको मालूम है वी कॉस थीटा आगे लेके जा रहा है, वी साइन थीटा गोल घुमा रहा है। चलो अब गोल घूम रहा है तो क्या रेडियस होगा? रेडियस का वही फॉर्मूला होगा, बस v की जगह क्या आ जाएगा? v cos थीटा। रेडियस का जो फॉर्मूला था mv बाई क्यू बी, यही था ना? तो फॉर्मूला तो वही है, बस क्या आ जाएगा? mv, v की जगह आ जाएगा v cos सॉरी v sin थीटा, v sin थीटा गोल घुमा रहा है ना, v sin थीटा, तो m v sin थीटा बाई क्यू बी, रेडियस वही हो जाएगा। अब आगे जा रहा है, अब आगे जा रहा है तो देखो कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, तो जब पार्टिकल वापस से गोल घूम के उस पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक थोड़ा आगे जाएगा, फिर वापस गोल घूम के वहां आएगा तब तक थोड़ा आगे आएगा, और वो डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी क्योंकि सामने डायरेक्शन की स्पीड सेम और टाइम पीरियड सेम। तो इसको बोलते हैं पिच, इसको क्या बोलते हैं? पिच। तो पिच कैसे निकालोगे? इधर साइड स्पीड कितनी है? v cos थीटा इंटू क्या करोगे? टाइम। टाइम क्या? टाइम पीरियड, एक चक्कर काटने का टाइम, क्योंकि यहां पर पार्टिकल था, वापस आने में पूरा एक चक्कर काटा तो कितना समय लगा? जो टाइम पीरियड है उतना समय लगा, आगे जाने में उतना। तो ये याद रखना है, तो v cos थीटा इंटू टी, बस ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब t की वैल्यू आप पुट करके तो वहीं पर निकाल लोगे। अब t की वैल्यू कितनी है? 2 पाई एम बाई क्यू बी, अब वहां पर पुट करके सॉल्व कर लेना जो होगा। तो मतलब कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि सामने कौन लेके जा रहा है? v cos थीटा, तो सामने की स्पीड इंटू टाइम पीरियड, आपको क्या मिल जाएगा? पिच मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो पिच इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिंग, दो कंसेक्यूटिव रिंग के जो बीच की दूरी है उसको अपन क्या बोलते हैं? पिच। उसको क्या बोलते हैं? पिच। ठीक है, और रेडियस क्या होता है? v होता है, तो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, है ना, एंड फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। टाइम पीरियड सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है, इसीलिए इसको अपन यूज करते हैं एक साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए। साइक्लोट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराता है, बहुत स्पीड दे देता है। जो चार्ज है उनको थोड़ी स्पीड आप दे के छोड़ दो, उसको एक्सेलरेट करा देगा, एक्सेलरेट करा के उसकी स्पीड बढ़ा देगा। स्पीड बढ़ा देगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब उसको आप यूज करो। अरे जैसे आपने पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स को इम्बार्ड किया तेज स्पीड से, तो भाई कैसे? ये कुछ होगा ना डिवाइस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए, चार्ज हीलियम पार्टिकल्स को, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और ये सब पढ़ा था, तो वहां पर काम आता है। इलेक्ट्रॉन को, चार्ज पार्टिकल को तेजी से एक्सेलरेट कराने का काम करता है कौन? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और काम की बात क्या है। अब होता क्या है, देखो साइक्लोट्रॉन में ये इस कारण काम कर पाता है, इस प्रॉपर्टी के कारण काम कर पाता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, है ना? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो वेलोसिटी आप बढ़ा सकते हो, टाइम पीरियड क्या है? सेम। अब होता क्या है, देखो अगर एक छोटे से चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी से यहां फेंकूंगा तो पूरा गोल घूमेगा। अब यहां पर होता क्या है, देखो ये दो डाइस होते हैं, ये डाइस, एक ये डाई और एक ये डाइस, दो डाइस बोल रहा हूं मैं, DEES, डीज, है ना? ये दो डी शेप का है, इसलिए इसको डीज बोलते हैं, डीज। देखो डी शेप के हैं, इसको इसलिए क्या बोलते हैं अपन? डीज। अब ये दोनों डीज हैं और यहां पर मैग्नेट लगा हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल, तो अब यहां पर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है,
पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है इधर, अब एक चार्ज पार्टिकल अगर इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। अभी तो अपन देखे सर्कुलर मोशन करता है अगर v मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो b तो नीचे है, अब v कहीं पर भी हो परपेंडिकुलर है तो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई? तो अब यहां से यहां तक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा। अब क्या होगा, अब मान लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां हो जाएगी। अब यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, जितनी इन दोनों के बीच में एनर्जी रहेगी, Q इंटू वी। यहां ये जो V है वो क्या है, पोटेंशियल, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो अब यहां पर अपने ऑक्सीलरेशन, ये जो ऑक्सीलेटर है क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और चेंज करता है, प्लस माइनस चेंज करता है। क्यों करता है ये भी आपको पता चलेगा। मान लो अभी इसने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कर दिया, V, और यहां से चार्ज पार्टिकल कितना आ रहा है, Q। तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस करते करते उसके अंदर एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, Q इंटू वी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है वो कहां जा रही है, काइनेटिक एनर्जी पे, स्पीड बढ़ रही है ना। तो यहां पर पूरी की पूरी एनर्जी कहां जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में वो बढ़ गई कितनी, Q इंटू वी, वी पोटेंशियल, Q इंटू पोटेंशियल बढ़ गई। अब क्या होगा, अब ये हाई वेलोसिटी के साथ आया तो बड़ा सर्कल करेगा, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला अपन लिखे थे ना, mv बाई क्यू वी। तो अब v बढ़ जाएगा तो r बढ़ जाएगा। अब बड़े रेडियस में आया, अब जब यहां आया तो अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड उधर चाहिए, इसीलिए चेंज करना पड़ता है। अगर पहले ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बात समझ में आई, बात समझ में आई? तो इस कारण से जैसे जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी इलेक्ट्रॉन की है वहां पर गोल घूमने की, वही फ्रीक्वेंसी अपन सेट करते हैं करंट की। बात समझ में आई? ताकि हर बार एक्सेलरेट हो, जब उधर जाना है तो उधर ही फोर्स लगे, फिर इधर आना है तो इधर ही, तो हर बार जितने बार क्रॉस करेगा उतने बार एनर्जी बढ़ते जाएगी, क्यूवी 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 बढ़ते जाएगी, और ऐसे ऐसे उसकी एनर्जी बढ़ते 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 फाइनली क्या होगा, उसकी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी, और जब वो फाइनल जहां से निकलना है वहां तक पहुंच जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो उसके बाद उसको इम्बार्ट कर देंगे जहां से, देखो टारगेट, जब गोल घूम लिया तो फाइनल लास्ट वाले से टारगेट के ऊपर हिट कर देंगे। बात समझ में आई? तो साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है, एक्सेलरेट करने का काम करता है, चार्ज पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेट करता है, काइनेटिक एनर्जी देता है। किस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है ये, आपका सिंपल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज रहेगा तो उसको फोर्स लगेगा, और वो उस फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा, इसकी जो एनर्जी बढ़ रही है वो कौन सी एनर्जी से बढ़ रही है, ये जो आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो, बैटरी लगाए हो ना, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, इधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, उससे इसकी एनर्जी बढ़ रही है। बात समझ में आई? और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, आर क्या था, एमवी बाई क्यू वी, तो v की वेलोसिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर क्यू बी बाई एम। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ये पूरे का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत हाफ एम वी स्क्वायर करके एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर रट सकते हो तो रट लेना, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m, ये होगी एनर्जी उसकी फाइनल वेलोसिटी, जो पार्टिकल बाहर निकल रहा है उसकी फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के टर्म में, रेडियस है तो रेडियस। और फॉर्मूला में रेडियस क्यों डाले, क्योंकि अपन को मालूम है फाइनली किस रेडियस से बाहर आएगा। अरे जो डीज है उससे ज्यादा बाहर थोड़ी निकलेगा, जो डीज है वही रेडियस मैक्सिमम कवर करेगा ना। अरे जैसे ये डीज है, देखो रेडियस बढ़ते क्या बढ़ते क्या बढ़ते क्या बढ़ते क्या बढ़ते क्या, कितना मैक्सिमम रेडियस हो सकता है, जो ये डीज का रेडियस है उससे ज्यादा हो सकता है क्या, ऐसे बढ़ते क्या बढ़ते क्या बढ़ते क्या, ये जो पूरा डीज का रेडियस है उतना ही होगा ना। तो अपन को मालूम है कितने रेडियस से बाहर निकलना है, इसलिए रेडियस के टर्म में फॉर्मूला निकाले। कितने चार्ज को एक्सेलरेट करा रहे हैं ये मालूम है, कितना मैग्नेटिक फील्ड अपन ने प्रोड्यूस किया वो अपन को पता है, चार्ज अगर हीलियम पार्टिकल है तो उसका मास पता है। बात समझ में आई? तो अपन को एनर्जी मिल जाएगी। तो ये डीज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आप एक्सेलरेट कराओगे और उतना ज्यादा उसकी एनर्जी निकलेगी। तो मतलब जितनी एनर्जी आपको चाहिए उसके हिसाब से ये जो डीज है, ये जो डी, दोनों डी बना हुआ है, उस डी का रेडियस डिफाइन किया जाता है। बात समझ में आई क्या? क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो मुद्दे की बात यहां पर यह है कि ये जो साइक्लोट्रॉन है वहां पर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, जिसकी फाइनल एनर्जी होती है आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m।
मैक्सिमम रेडियस होने के बाद वो बाहर निकल जाता है और वो एनर्जी को अपन यूज कर लेते हैं। और यहां पर दूसरी बात जो रटनी है, जो आपने अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया है या जो ऑक्सीलरेटर आपने लगाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो चार्जेस की गोल घूमने की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी सेम होगी। बात समझ में आई कि जितने देर में वो एक चक्कर काटेगा उतने देर में ये भी एक बार पॉजिटिव नेगेटिव होगा, चेंज होगा। चेंज करना है ना, ठीक है। बायट-सैवर्ट लॉ। अब बायट-सैवर्ट लॉ क्या है? बायट-सैवर्ट लॉ आपको बताता है कि अगर एक वायर है, अपन ने एक्चुअल में थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से किया है ना, नहीं तो पहले मैं बायट-सैवर्ट लॉ पढ़ाता हूं कि भैया एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये खुद मैग्नेट के जैसे एक्ट करेगा। बाद में ना पढ़ेंगे कि इस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो कितना फोर्स लगेगा, लेकिन वो अपन पहले पढ़ ली पूरा। समझ में? एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं अपन। एनसीईआरटी को फॉलो करके सेम एनसीईआरटी में जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ रहे हैं अपन भी वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन आते हैं कि अगर ये वायर है, इसके एक टुकड़े में करंट जा रहा है, तो इससे किसी दूरी में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये जानना है कि नहीं? तो ये बताता है कौन? बायट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये नोट्स जो है ये पूरे आप स्क्रीन इस वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं पूरे के पूरे, है ना। और इससे ये पूरे नोट्स जितने मैंने आपको बनवाए, इससे आपका बोर्ड एग्जाम का पूरा A to Z चीज कवर हो जाएगा। इसके साथ अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो आपका बोर्ड का काम हो जाएगा। और ये पूरी थ्योरी लिखने के बाद अगर आप कोई भी, मान लीजिए डीसी पांडे, अगर आप नीट कर रहे हैं तो आपके नीट के लिए ये बुक बहुत बेस्ट है ना। डीसी पांडे ये मैं आपको रिकमेंड करता हूं। डीसी पांडे की 2 बुक होती है, एक 11th की एक 12th की। तो ये 12th की जो बुक है ये आप ले सकते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपकी नीट की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। इतना कर लोगे तो काफी है, मतलब कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा होगा। अगर आप खाली स्कूल कर रहे हैं, कहीं बाहर कोचिंग करने नहीं गए हैं, आप नीट की कोचिंग नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप बायो लिए हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। आपको नीट की एग्जाम देनी है तो आप कम से कम ये भी कर लेंगे तो आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप 12th के बाद रिपीट भी करना चाहते हैं, ड्रॉप भी लेना चाहते हैं, तो आपका एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बना हुआ रहेगा, है ना। चलो, अब बायट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर and inversely proportional to the distance between them and directly proportional to the plane of IDL cross R, IDL and R। देखो क्या बोल रहा है, हाँ इधर देखो, जैसे अपन ने कूलम्स लॉ और यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशनल लॉ, वैसे ही कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट और लेंथ के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर के। आर क्यूब के नहीं, एक आर कट जाएगा, आर स्क्वायर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के। और डायरेक्शन क्या है? आईडीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में है। बात समझ में आई? तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा है डीएल लेंथ का जिसमें करंट जा रहा है आई, तो उसके आर दूरी पर थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल आर क्रॉस आर क्यूब। और ये रटना है, लॉ है भैया, वैल्यू आ रखी है, डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है। अब एक बात बता दूं, जब आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वहां पर जैसे K था वैसे यहां पर क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। अभी अपन करेंगे, सारा चीज निकालेंगे। जैसे वहां डायपोल था, यहां पर भी डायपोल देखेंगे, है ना। वहां डायपोल के कारण एक्सियल में, इक्वेटोरियल में निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल, टॉर्क, सब चीज निकाले थे। सेम यहां पर भी होगा। बस याद रखना, वहां पर जैसे K था वैसे यहां पर क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। वहां K की वैल्यू क्या थी? 9 इंटू 10 की पावर 9। वैसे यहां म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -7। बात समझ में आई? तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -7। रटनी है, ये कांस्टेंट है। ये तो लॉ से आया कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए अपन ने कांस्टेंट डाला। मुद्दे की बात ये है, ये रटना है, सिंपल सी बात। मुद्दे की बात है, ये रटना है कि एक छोटा सा टुकड़ा अगर है उसमें करंट आई है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल आर क्रॉस आर क्यूब। अब ये म्यू नॉट क्या है? जैसे एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रिक फील्ड में, एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे यहां पर जो ये बी है, ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर ये क्या बताता है म्यू नॉट? कि कितनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। जैसे जो एप्सिलॉन नॉट था वो बताता था कि कितनी मुश्किल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड को फैलने में। एक तरीके से ऐसे समझ सकते थे, है कि नहीं? अगर एप्सिलॉन नॉट जाता था तो होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर ये म्यू नॉट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो ये म्यू नॉट है। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। और म्यू नॉट किसके लिए? ये
फ्री स्पेस के लिए, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ में आई? तो ये है, तो ये मतलब मुद्दा है कि ये फॉर्मूला याद करना है। याद हो गया? चलो अब एक रिलेशन और है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी का, ये याद रख सकते हो, है ना, ज्यादा कई बार काम आ जाता है, आगे चैप्टर में काम आएगा, नीट में मेंस में कई बार आए हैं क्वेश्चन उसके ऊपर डायरेक्ट, तो आप याद कर सकते हो सी इज इक्वल टू 1/√μ नॉट ई नॉट, मतलब परमिटिविटी इंटू परमिएबिलिटी का अंडर रूट का रेसिप्रोकल जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट, ये सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं, अब एक रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अभी अपन ने क्या देखा पायट सेवर्ट लॉ में? एक छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, देखा ये। बट अपन को क्या करना है? अब अपन को एक टुकड़े के कारण नहीं, एक रिंग के कारण, एक पूरे रिंग के कारण उसके एक्सेस में क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन ने बोला एक टुकड़े के कारण पता है ना, मान लो यहां पर एक टुकड़ा छोटा सा, इस टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? इस टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर करंट बनाया अपन ने ऐसे, आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इधर। वैसे ही एक छोटा सा टुकड़ा अगर मैं यहां लूं तो उसके कारण कहां होगी? ऊपर होगी। अब इन दोनों का ये वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा कट जाएगा, बस वी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ऐड। तो बस अपन ने वी कॉस थीटा निकाला, कितना होगा? वी कॉस थीटा, इंटीग्रेट कर दिया पूरा का पूरा, इंटीग्रेट करने के बाद जब अपन ने वैल्यू पुट की तो अपना वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। कैपिटल आर है रेडियस और स्मॉल आर है दूरी, इसको एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है। अब अगर अपन को सेंटर में निकालना है कि अगर एक सर्कुलर रिंग के सेंटर में कितना होता है, तो ये वाले आर की वैल्यू 0 करनी है, ये वाले आर की वैल्यू को क्या कर दो? 0, तो आर की पावर 3 आर स्क्वायर और एक आर कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर आ गई, ठीक है। चलो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए थे अपन, रिंग के कारण एक्सिस में, याद आ रहा है? 2k क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, याद आ रहा है? 2k क्यू, तो 2k/Q, ठीक है, बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 नहीं KQX, सॉरी 2 नहीं, KQX, Q की जगह यहां पर करंट आ गया I इंटू एक्स आर, ठीक है। उसी तरीके का थोड़ा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है, मुद्दे की बात है। तो बी की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स भी लिख सकते हो इसको अगर ये दूरी को एक्स लिए हो तो, अगर इस दूरी को एक्स लोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स, ठीक है, और ऊपर में कैपिटल आ रहा है। अच्छा, इसको अभी कन्वर्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने पढ़ा था के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, उसमें कन्वर्ट करेंगे, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सेम आ जाएगा, सेम डिट्टो फॉर्मूला आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो अब एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एक बात बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से ना इसको जोड़ के देखो, अभी करेंगे और ज्यादा जोड़ेंगे, जैसे भी सर्कुलर लूप का अपन निकाले ना, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं जुड़ पा रहा है, सेम नहीं हो पा रहा है ना, अभी उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखो एक बात और, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने नॉर्मल इंटीग्रेट करके भी सबके कारण निकाला था, है ना, स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, याद आ रहा है? एक सिलेंडर के कारण, ये सब चीज के कारण निकाला था, इनफाइनाइट सीट के कारण, है ना, सिंगल रॉड के कारण। अब उसको जब अपन नॉर्मल कर रहे थे तो बहुत डिफिकल्टी जा रही थी, लेकिन फिर अपन ने क्या यूज किया था? गॉस लॉ। तो जैसा वहां पर गॉस लॉ है वैसा यहां पर क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। और इससे अब अपन डिराइव करेंगे इनफाइनाइट रॉड का, समझ रहे हो, सोलोनॉइड का, टोरॉइड का, तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, है ना। और अपन उसको उससे करेंगे नहीं, बायट सेवर्ट लॉ से करेंगे नहीं, किससे करेंगे अपन? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ सिंपल सी बात क्या बोलता है? एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है, आगे बढ़ने से पहले और मैं एक बार बता दूं, मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए जो एक बार पढ़ चुके हैं, भले स्कूल में पढ़े हो या कहीं पर भी पढ़े हो, और दोबारा आप रिवीजन करना चाहते हो तो आपके लिए है ना। चलो, और इसको इंटू 2 में या इंटू 1.5 में मत देखना, क्योंकि जितना जल्दी अंदर जाएगा उतना जल्दी निकल भी जाएगा फिर, ठीक है। चलो, तो एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल मतलब क्या? किसी भी एक लूप में सबसे पहले यहां पर क्या बनाना पड़ता है? लूप। गॉस लॉ में एक सरफेस बनाना पड़ता था पूरा क्लोज सरफेस, यहां पर क्या बनाना पड़ता है? एक लूप। अब कभी भी अगर आपने कोई ऐसी भी लूप बनाई है तो इस पूरे लूप में बी डॉट डीएल मतलब सेम डायरेक्शन का, मान लो यहां का मैग्नेटिक फील्ड इंटू यहां का डीएल, मैग्नेटिक फील्ड इंटू डीएल, ये पूरा ऐड करोगे
तो जब आप इस पूरे को ऐड करोगे, ये इंटीग्रेशन यही तो बता रहा है बी डॉट डीएल, जब आप पूरा बी इंटू डीएल बी इंटू डीएल बी इंटू डीएल पूरा को पूरा ऐड करोगे तो वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई। और ये करंट आई कौन सा, जो इस लूप के अंदर से जा रहा है, आई इनसाइड, आई इनसाइड। बात समझ में आई? तो सिंपल सा एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डीएल से इंटीग्रेट करोगे। इसको नाम नहीं दिया है कुछ, उसमें नाम दिया था फ्लक्स, फ्लक्स है ना, यहां पर कुछ नाम दिया इसको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल करोगे तो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू उस लूप के अंदर का नेट करंट। मान लो दो वायर ऊपर जा रहे हैं 5 एम्पियर और 2 एम्पियर, और एक नीचे जा रहा है 3 एम्पियर, तो नेट नेट क्या लिखोगे, 4। बात समझ में आई? उस लूप के अंदर का नेट करंट लिखोगे, और इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। और ये जो अपन इंटीग्रेट करते हैं इसमें किसमें करते हैं, क्लोज्ड लूप में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पियरियन लूप। बात समझ में आई? जैसे वहां पर गॉसियन सरफेस बोलते थे, वैसे यहां पर क्या है, एम्पियरियन लूप। ठीक है, एग्जाम से पहले एक बार और इस वीडियो को तुम लोग इंटू 1.5 में या 1.6 में देख लेना, है ना, कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे। हाँ लेकिन क्वेश्चंस करने हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं, इसको फिर पॉज करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार निपटा दिए। 1 घंटा 1.5 घंटा का जो भी वीडियो है, 1.5 घंटा से ज्यादा का तो नहीं बनेगा ये वीडियो किसी भी हाल में, 1.5 घंटा भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। तो इसको इंटू 1.5 में 40-50 मिनट में निपटा दिए, बस फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए। और क्वेश्चंस को मार्क करना, मैं फिर से बता रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको मार्क करो, इजी मीडियम हार्ड, ताकि एग्जाम टाइम आप देख सको, देख के खुद तो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई कुछ किया हूं जिंदगी में, इतना भी क्या बोलते हैं, पाप नहीं किए हैं। और दूसरा कौन सा हार्ड क्वेश्चन है उसको आप दोबारा रिवाइज कर सको। चलो तो अब ओनली यूजफुल, चलो अब एक बात और बता दूं, जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा था, वैलिड हर बार था बट यूज सिर्फ सिमेट्री में होता था, सेम वैसे ही एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड एवरीवेयर बट इज यूज्ड इन केस ऑफ सिमेट्री। जहां पर आप बी डॉट डीएल कर पाओ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कर पाओ, वहीं पर ना यूज करोगे इसको। तो सिंपल सी बात है। तो आप देखो कहां कहां यूज करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर। तो इनफाइनाइट अगर कंडक्टर है, अगर ये इनफाइनाइट वायर है पूरा ऊपर तक नीचे तक, तो इसके कारण ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। आर दूरी पे निकालना है तो चलो आर दूरी पे मैं यहां पर एक लूप मान सकता हूं। एम्पियर लॉ लगाने के लिए एक लूप चाहिए, तो क्या मैं यहां पर एक लूप मान सकता हूं, मान सकता हूं। अब इस लूप में देखो पूरा इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी गोल, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू डीएल, एक ही डायरेक्शन में है, डीएल डीएल डीएल, और पूरा कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं बी इंटू एल। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ गोल कितनी होगी, 2 पाई आर, इज इक्वल टू अंदर से कितना करंट गया है, आई, म्यू नॉट आई, तो बी आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और भाई साहब इसी को बायट-सैवर्ट लॉ से निकालने के लिए ना प्राण निकल जाते हैं, समझ में आया। और ये एम्पियर सर्किट लॉ, ये 2 लाइन का छुटकू सा बना दिया इसको, समझ रहे हो, एकदम 2 लाइन का। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इनफाइनाइट वायर के कारण आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और सर्कुलर के कारण होती है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, अलग होती है, पाई हट जाता है, ठीक है। द डायरेक्शन इज गिवन बाय पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल। आप इमेजिन करो कि आप वायर को अपने राइट हैंड से पकड़े हुए हैं, तो अगर आपका थंब करंट की डायरेक्शन बताएगा तो फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। धन्यवाद, धन्यवाद नहीं, आगे और है ना। सोलेनॉइड। अब नेक्स्ट क्या है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आप जानते हो, आपका लूप की स्प्रिंग, लूप की स्प्रिंग सिंपल भाषा में बोले तो एक कॉइल की स्प्रिंग, लूप की मतलब कॉइल की स्प्रिंग, है ना, कॉइल की स्प्रिंग, सिंपल सी भाषा बोले तो। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये मान रहे हैं कि भैया लेंथ क्या है, ज्यादा, रेडियस से ज्यादा है बहुत, ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, अंदर पूरे में क्या हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो एम्पियर्स लॉ लगा ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड पूरी यूनिफॉर्म है, तो लंबी अपन ने सोलेनॉइड माना, लेंथ ज्यादा है और रेडियस कम। तो अब एक बात बताओ, ऐसा कुछ होता है सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। हाँ एक बात तो और याद रखना, सोलेनॉइड जो है वो कैसे एक्ट करता है, एज अ मैग्नेटिक बार मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वैसे ही है। देखो अगर एक लूप है, ठीक है, तो एक लूप के कारण अपन ने मैग्नेटिक फील्ड देखा कैसे जा रहा है, सेम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो। करंट की डायरेक्शन में आप क्या रखो, फिंगर्स को, तो फिंगर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बात बताओ, अगर पहले लूप में ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, बाहर निकलेगी, नॉर्थ पोल होगा। दूसरे में भी ऐसे जा रहा है तो इधर होगा, तीसरे में भी। तो सारे के सारे छोटे छोटे मैग्नेट मिल करके क्या बन जा रहे हैं, एक बार मैग्नेट।
समझ में आया? सब में सेम डायरेक्शन में करंट है ना सोलेनोइड में, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बीच में? कांस्टेंट बी। तो अब यहां पर अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक लूप ले रहा हूं, ऐसे ले सकता हूं। मैग्नेट के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? बी डॉट डीएल कितना हो गया? 0। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इधर है और वायर इधर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। डॉट प्रोडक्ट होता है cos थीटा। cos 0 इज सॉरी cos 0 इज सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना है ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos थीटा आता है, ठीक है। cos हाँ cos 90 है, सॉरी cos 90 है, cos 90 इज 0, 90 डिग्री में 0। हाँ वही तो मैं बोलूं कंफ्यूजन कैसे हो रहा है। तो ये इस वायर के कारण भी बी डॉट डीएल कितना? 0। इस वायर के कारण भी बी डॉट डीएल कितना? 0। बस जो बी डॉट डीएल है वो इस वायर के कारण है, तो इसका लेंथ मान लिया L, और ये लेंथ ये मान लिया लेंथ L, और यहां मैग्नेटिक फील्ड B, तो B इंटू L किसके बराबर होगा? म्यू नॉट इंटू अंदर का करंट। अब देखो यहां पर 1 2 3 ये करंट बाहर आ रहा है यहां से, ऐसे 1 2 3 वायर जा रहे हैं वहां से। उस लूप को देखो, ऊपर वाले लूप को देखोगे तो वहां से वायर बाहर आ रहे हैं। अब कितने वायर बाहर आएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है? n इंटू कितना लेंथ ले रहे हो आप? L। तो n इंटू L इतने बार करंट बाहर आएंगे, और सब में से करंट कितना है? I। तो n इंटू L इंटू I, L ने L को मार दिया, B कितना आ गया? म्यू नॉट n I। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लेना है। शॉर्ट नोट्स एक पूरा खाली फॉर्मूला नोट्स बना लो, उसको चिपका लेना, ठीक है। बी आ गया म्यू नॉट एन आई। इज दैट क्लियर? देखो ऐसे करंट बाहर आ रहा है ना, तो कितना आएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n इंटू लेंथ कितना है? L। इतने करंट्स बाहर आएंगे और सब में करंट कितना है? I। तो टोटल करंट जो इस लूप को क्रॉस कर रहा है वो कितना हो गया? I n L। L कट गया, म्यू नॉट n I। सोलेनोइड खत्म।